नमस्कार, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के राजनीतिक पद लेने के इशू को डिसाइड करा, और ना केवल डिसाइड करा बल्कि इस इशू को हमेशा हमेशा के लिए सेटल कर दिया है। बेसिकली बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन नामक संस्था ने एक रिट पिटीशन फाइल करी थी और इस रिट पिटीशन में रिलीफ मांगा गया था कि रिटायर्ड जजेस को राजनीतिक पद लेने पर 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। मतलब कोई भी जज अगर रिटायर हो रहा है तो वह अगले 2 साल तक किसी भी प्रकार का राजनीतिक पद ना ले पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटीशन डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा कि कोई भी रिटायर्ड जज ऐसा कोई भी ऑफिस लेगा या नहीं लेगा, यह उसके विवेक पे या कॉन्शाइंस पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली यह वर्ड यूज करा, कॉन्शाइंस। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लॉ है जो इस इशू को डील करता है तो फिर वह लॉ डील करेगा, वरना यह क्वेश्चन उसके कॉन्शाइंस पे छोड़ दिया जाएगा। और इस तरीके का कोई भी डायरेक्शन आर्टिकल 32 में वह नहीं दे सकती है। तो सौरभ, आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में? एंड क्या आपको कोई ऐसे एग्जांपल्स पता है जिसमें इस तरीके की सिचुएशन पहले अराइज हुई हो, रिटायर्ड जजेस ने किसी भी प्रकार का राजनीतिक पद लिया हो? जी, ये बेहद इंटरेस्टिंग इशू है और देखा जाए तो ऐसा हो चुका है पहले। मैं कुछ उदाहरणों के तौर पे बताना चाहूँगा कि 2 पहले के उदाहरण और 2 रीसेंट एग्जाम्पल्स देके बताऊँगा कि ऐसा हो चुका है कि जब हमारे जजेस ने किसी पॉलिटिकल पोस्ट को लिया है या किसी संवैधानिक पद को लिया है, उसमें हमें सबसे पहले एक ध्यान आता है, काफ़ी फेमस जज और फेमस एग्जाम्पल हैं जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का। वो 1950s और 60s तक काफ़ी एक्टिव थे पॉलिटिकली, इवन तो वो लॉयर भी थे। तो लॉयर्स प्रैक्टिस करते हुए भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो वो मिनिस्टर भी बने थे, अच्छा खासा उनका टर्म था, मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर मुझे सही ध्यान हो तो। और उसके बाद ये जज भी बने थे। तो इनका काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर होने के बावजूद भी ये जज बने थे। तो ये तो पहले की बात हो गई कि जो जिनके पास राजनीतिक पद था और वो जज बन गए। दूसरा एग्जाम्पल जो है, जो हमारे संविधान में ही दिया हुआ है कि अगर हमारे राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके पद पे चले जाते हैं कुछ समय के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली होता है तो उसकी ड्यूटी निभाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे हमारे जस्टिस हिदायतुल्लाह थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने 1960s में वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद प्रेसिडेंट का पद भी खाली हो गया 1 महीने के लिए, तो वो 1 महीने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे हमारे देश के। और ये सब वो कर रहे थे जब वो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ऐसा नहीं कि वो रिटायर हो गए थे, वो उसके साथ साथ ये पद संभाल रहे थे। उसके बाद ये वापस से जब रिटायर हो गए, उसके बाद इनको फिर से बनाया गया, सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 5 साल का इनका टर्म था। उसमें भी हमारे प्रेसिडेंट 1980s में जब अपनी इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गए थे तो भी करीब 1 महीने या 2-3 हफ्ते के लिए ये वापस से एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। तो ये उदाहरण तो पास्ट में रह गया। अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो हमारे जस्टिस सवाशिवम थे, हाँ, जस्टिस सठाशिवम थे। उन्होंने वो भी चीफ जस्टिस हमारे रहे थे, और तुरंत जिस साल वो रिटायर हुए उसी साल उनको गवर्नर बना दिया गया था एक स्टेट का। तो इस पे भी लोगों ने थोड़ी आपत्ति जताई थी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो तुरंत कैसे ऐसा पद ले पा रहा है। उसी तरह से एक और रिसेंट एग्जाम्पल जो आता है ध्यान में, वो जस्टिस रंजन गोगोई का था। तो उन्होंने भी राज्यसभा की मेंबरशिप ली, जो शायद प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था, और उन्होंने काफ़ी डिस्कशंस भी किए, कुछ डिस्कशन भी किए हैं अभी राज्यसभा में। तो ये तो रहे उदाहरण कि जिसमें हमारे जजेस जो हैं वो हमारी पॉलिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उससे कुछ बहुत बड़ा स्कैंडल बाद में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लोग समय समय पर ये सवाल उठाते रहते हैं। परंतु ये जो जजमेंट आई है, ये क्यों, ऐसी पिटीशन क्यों फाइल हुई है? इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा, कोई समस्या होगी जिस कारण से ये की गई है। उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सुयश? जी सौरभ, बेसिकली जो रीजन आप बता रहे हैं, कुछ लोगों को इस प्रकार के संशय होते हैं कि अगर कोई भी रिटायर्ड जज आगे चल के इस तरीके के राजनीतिक पद लेगा तो उसको किसी ना किसी प्रकार
से इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। इस प्रकार की लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं एंड आई थिंक दिस मे बी अ रीजन कि ये पिटिशन फाइल करी गई हो। हालांकि यह पिटिशन मैंने पर्सनली पढ़ी नहीं है तो मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन कि जजेस इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी प्रकार से। लेकिन जो भी संशय हो लोगों के मन में वो चीजें अलग करिए। मैं यह भी सोच रहा था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई भी जुडिशियल पर्सन राजनीति में आता है या कोई भी ऑफिस लेता है, सरकार में आता है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपने कई एग्जाम्पल्स दिए एंड आपने जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की बहुत सेवा करी है बाद में इस तरीके के ऑफिसेस को होल्ड करके। आपको क्या लगता है इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगर जुडिशियल पर्सन्स नहीं आएंगे हमारी राजनीति में तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। जी ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो हमारे जुडिशियल पर्सन्स होते हैं, जजेस की बात यहाँ पे हो रही है, वो अगर आते हैं तो लॉयर्स तो वैसे भी हमारी पॉलिटी में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं शुरू से ही, आज़ादी के पहले से ही। और अगर जजेस भी आते हैं तो जजेस का आप देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितना लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है, उस पर समाधान दिया है और कानून के तहत किया है, अपनी मनमर्जी से नहीं किया है। तो उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो उनकी आदत बन जाती है कि हम रूल ऑफ लॉ के फेवर में बोलेंगे। तो वैसे लोग जब भी अगर पार्लियामेंट के ही मेंबर बन जाएं या वो गवर्नर बन जाएं तो वो बहुत निष्पक्षता से वो काम कर सकते हैं। प्लस उनकी जो मैच्योरिटी है लॉ की लेवल की और उनका जो एक्सपीरियंस है उससे हमारा पॉलिटी रिच ही होता है। इसी में एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, हमने एक शो भी किया था, उसमें हमने मेडन स्पीच की बात की थी जस्टिस गोगोई के। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया था कि ये कानून जो है वो सब जुडिस कैसे नहीं, सब जुडिस मैटर पे बोलने जैसा क्यों नहीं हो ट्रीट किया जा सकता है और उसको किन बेसिस पे चैलेंज किया जाता है और वो बेसिस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और क्या वो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी उससे रिलेटेड था, तो बोले कि उस जजमेंट की कंप्लायंस में एक तरह से आप देख सकते हैं इस लॉ को। तो सौरभ क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लीगल अंडरस्टैंडिंग आम लोगों की तो उतनी अच्छी होती नहीं है और अगर जुडिशियल पर्सन्स आएंगे राजनीति में तो वो कहीं ना कहीं बेहतर लॉज बनाएंगे और अगर किसी कानून में कोई खामी है या कोई एनोमैली है या किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है तो उसको भी सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे पॉलिटी में सिर्फ कानून के जानकार ही रहने चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा वो एनरिचिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम कई बार बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए पॉलिटी में, वो भी अच्छी बात है, पढ़े लिखे भी आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हमारी सोसाइटी में। कई लोगों के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है बिना फॉर्मल एजुकेशन के। और लेकिन अगर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग कम हमें दिखते हैं जो कानून के जानकार और स्पेशली जज की पोजीशन पे अगर वो रहे हैं। तो जज की पोजीशन पे रहना और एक एडवोकेट होना दोनों काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं। कानून के जानकार तो होते हैं परंतु जज की तरफ जज का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे तरह का होता है। वो पब्लिक से ऑलरेडी डीलिंग कर चुके हैं, पब्लिक की समस्याओं को वो जानते हैं और अगर वो इसको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी पॉलिटी में तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और हमारा पार्लियामेंट है क्या, वो कानून ही तो बनाता है। तो कानून जो बना रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अब तो हर कानून ही कोर्ट में चैलेंज होता है। अगर इन्होंने कुछ थोड़ा ठीक से कंट्रीब्यूट कर दिया तो वो कानून ही ऐसे बन के जाएंगे कि जो कि चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या चैलेंज भी होंगे तो तुरंत उनका निष्पादन हो जाएगा। जी, इसके साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये जो जजमेंट है, छोटी सी जजमेंट है, इसमें एक वर्ड मुझे जो दिखा कॉन्शियंस, तो ये कॉन्शियंस से मतलब क्या है और कोर्ट क्या कहना चाह रही है कि किसकी कॉन्शियंस पे ये डिपेंड करता है, तो इस पे थोड़ा हमें समझाएं। बिल्कुल, एंड जैसे ही ये जजमेंट मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही स्पेसिफिक वर्ड यूज करा है, कॉन्शाइंस। सो कॉन्शाइंस का क्या मतलब है, यह देखने के लिए मैंने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी देखी जो कि काफी रिनाउंड डिक्शनरी है। इवन जजेस भी इसको अपने जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स में कई बार साइट करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कॉन्शाइंस मीन्स द मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब आपका सही या गलत करने का जो फैसला होता है, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, आपको कोई चीज गलत लग रही है या सही लग रही है, उसे कॉन्शाइंस कहते हैं। सो कोई भी रिटायर्ड जज को कौन सा पद लेना है
नहीं लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, यह उसके विवेक पर छोड़ देना बेस्ट होगा। आई थिंक दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट वाज ट्राइंग टू से, एंड इसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता है। आई थिंक यही सुप्रीम कोर्ट की मीनिंग होनी चाहिए, एंड यह एक वर्ड लिख के सुप्रीम कोर्ट ने गागर में सागर जैसी बात कर दी। इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, एंड अगर हम इसको समझेंगे तो यही मतलब आएगा कि जज खुद अपने हिसाब से डिसाइड करे उससे कौन सा पद लेना है या नहीं लेना है। सो ये तो बात हो गई कॉन्शाइंस की, लेकिन मेरे दिमाग में यह भी आ रहा था कि क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है जो कॉन्शाइंस को डील करता हो या उससे रिलेटेड चीज को डील करता हो? जी, तो कॉन्शियंस वर्ड को अगर जजेस ने यूज किया है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए, अगर कोई और रेफरेंस नहीं दिया गया है कि संविधान में वो है कि नहीं, तो हमारे संविधान में वैसा प्रोविजन है जिसमें कॉन्शियंस को अलग से डील किया गया है। इवन तो हम उसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, बट ये समझना होगा आर्टिकल 25 है जो बताता है कि हर एक के पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, तो वो एक जज के पास भी होगा, ये लाजमी है। सौरभ, आर्टिकल 25 तो राइट टू रिलीजन को लेके है। आई थिंक उसमें कॉन्शाइंस वर्ड भी यूज करा गया है, बट आई थिंक तो क्या अलग अलग हैं ये दोनों राइट टू रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस? जी, आपने बहुत सही कहा कि हम आर्टिकल 25 को राइट टू रिलीजन की तरह ही देखते हैं, लेकिन आर्टिकल 25 उससे थोड़ा बड़ा है, रिस्ट्रिक्टेड भी है अपने अप्रोच में, क्योंकि उस पर 3 रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो वो तो हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। परंतु उसके अलावा ये फ्रीडम हमें दी हुई है, जिसमें रिलीजन के लिए ज़्यादा ये यूज़ होता है, रिलीजन के प्रोपोगेशन के लिए, उसको प्रोफेस करने के लिए यूज़ होता है। परंतु एक जो बहुत कम यूज़ होता है वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। इसको हम अपने एकेडमिक सर्कल्स में भी बहुत कम देखेंगे कि इसको यूज़ किया गया है, और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन से अलग है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलग दिया हुआ है, एंड करके यूज़ किया हुआ है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो इन दोनों को अलग ट्रीटमेंट किया गया, और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस हर एक के पास है। अब एक एथिस्ट भी हो तो उसको रिलीजन की बात तो हम नहीं कह सकते, परंतु उसका भी एक कॉन्शियंस होगा, और वो उस कॉन्शियंस पे चल सकता है, और उसकी फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है पार्ट 3 में, आर्टिकल 25 में। और उसी की बात शायद हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है इस जजमेंट के द्वारा। जी, तो ये तो हो गई कॉन्शियंस की बात जो आपने बताया, और हमने आर्टिकल 25 में भी देखा कि ये क्या होता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या रिटायर्ड जजेस पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अगर एक बार जज बन के रिटायर हो गए, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजेस की बात हो रही है, इसमें इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया किन जज की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट लोअर कोर्ट के जजेस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो रिटायर्ड जजेस टर्म यूज है। यस। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शन रहती है हमारे रिटायर्ड जजेस पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज फार एज माई लिमिटेड नॉलेज इज कंसर्न्ड, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो रिटायर्ड जजेस को लेके इस प्रकार की कोई भी बात कहता हो कि वो कोई भी इस ऑफिस नहीं ले सकते, कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन है। और इसी रिस्ट्रिक्शन से मुझे ध्यान आता है कि हमारा आर्टिकल 19 भी है। जो आर्टिकल 19 है वो हमारा काफी सारे फ्रीडम्स के बारे में बताता है। आपको किस प्रकार की नौकरी करनी है इसकी भी आजादी रहती है। तो क्या हम इसको आर्टिकल 19 के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि ये जी बिल्कुल। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दूसरे डायरेक्शन में जाती तो उनको आर्टिकल 19 डिस्कस करना ही पड़ता, क्योंकि आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19(1)(g) में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस या किसी ऑक्यूपेशन की बात होती है, ट्रेड की भी। हाँ, तो इन सब में आ जाता है कि आप उसके बाद क्या काम करते हैं। जो भी काम से आप पैसा तो मिलता ही है, बट उसके अलावा आप जो काम कर रहे हैं आपकी फ्रीडम है, किसी को इस देश में रोका नहीं जा सकता कोई भी काम करने से। ये हमारी आर्टिकल 19 की अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके खिलाफ भी जाता अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि जजेस को 2 साल तक नहीं करना चाहिए, जो ये शायद कह रहे थे कि 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, तो 2 साल के आप आर्टिकल 19 को किल नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये जजमेंट मुझे काफ़ी सही लगती है जी। अब इस पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि रिटायर्ड जजेस पे आपने ये तो बताया कि उन पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ में, बट क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक जज रिटायर हुआ उसके बाद फिर वो आ जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाए? जी बिल्कुल। एंड आई थिंक ये आपका आर्टिकल 19 से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आपने बताया कि सबके पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन होता है,
वह कोई भी जॉब कर सकता है। इसी प्रकार से जो जजेस भी होते हैं वह भी रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि उन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो किस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिपेंडिंग वो किस प्रकार के जज रहे हैं, वो ट्रायल कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर आप हाई कोर्ट के जज हो रिटायर्ड तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं तो आप आर्बिट्रेशन वगैरह बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ट्रायल कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं तो आप बिल्कुल हाई कोर्ट्स वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दे कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस, एंड आई थिंक ये हमारे आर्टिकल 19 के पॉइंट को फर्दर स्ट्रेंथन करता है कि रिटायर्ड जजेस पर इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन पहले भी कभी नहीं लगाया गया है। सो इस जजमेंट में मुझे एक चीज और दिख रही थी, ऑफिस वर्ड का यूज करा गया है। द इशू वेदर अ रिटायर्ड जज शुड एक्सेप्ट एनी ऑफिस और नॉट हैज टू बी लेफ्ट टू द कॉन्शियंस ऑफ द जज कंसर्न्ड। सो ये ऑफिस टर्म में क्या क्या आ सकता है आपके हिसाब से? जी, ऑफिस टर्म को बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड तो किया नहीं है, तो ये ऑफिस टर्म में ये देखिए यूज़ कर रहे हैं इस तरह से कि एनी ऑफिस और नॉट, एक्सेप्ट एनी ऑफिस और नॉट, तो उसका मतलब वो ऑफिस उन्हें ऑफर होनी चाहिए और उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें इनका कहना हो सकता है पब्लिक ऑफिस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हो सकता है और गवर्नमेंट में कोई ऑफिस हो सकता है। क्या इसमें प्राइवेट ऑफिस हो सकता है? प्राइवेट ऑफिस हो सकता है अगर बहुत ब्रॉडली देखें तो, परंतु इस जजमेंट को अगर ये विस्तार से जाते हैं और अगर एंटरटेन करते हैं इस पिटिशन को तो शायद वो वहां तक नहीं पहुंचते, परंतु प्राइवेट ऑफिस भी हो सकता है। बट ऑफिस से हमें ये मतलब समझना होगा कि ऑफिस का मतलब ये होता है कि वो कुर्सी की वो ताकत है या वो कुर्सी का वो रोल है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स सारे हैं और वो आदमी के बदल जाने से बदलेगा नहीं। तो ये हमें समझना होगा। तो वो ज़्यादा हमें देखने मिलती है पब्लिक ऑफिसेज में। अब प्राइवेट ऑफिसेज में अगर आप बोलेंगे तो वो हो सकता है डायरेक्टर हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है इन ऑफिस को जी। तो ये बात तो हो गई ऑफिस की। अब मैं एक बात ज़रूर और पूछना चाहूँगा जजमेंट के बारे में कि इसमें आर्टिकल 32 को इन्वोक किया गया था, क्या ये सही है? क्या आर्टिकल 32 तो स्टेट के खिलाफ होता है, ये तो लग रहा है ये जजेस के खिलाफ है, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आर्टिकल 32 का भी क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है क्योंकि आर्टिकल 32 आप तब इन्वोक करते हो जब कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। बेसिकली आर्टिकल 32 हमारे देश के नागरिकों को एक स्पेशल राइट देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप बाकी पूरी जुडिशियरी को बाईपास करके अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हो। और अगर कोई बहुत ग्रेव पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो तो भी कई बार हमने देखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में पिटिशंस एंटरटेन करी हैं, उसको किसी ना किसी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लाते हुए। सो इसमें ऑनरेबल कोर्ट का कहना पड़ा कि किसी भी प्रकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं दिख रहा है जिससे हम आर्टिकल 32 को इन्वोक कर सकें। कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे आर्टिकल 32 की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कोर्ट के पास वो एक्सरसाइज करी जा सके। सो एंड मैं कंप्लीटली सहमत भी हूं इस रीजनिंग से, बिकॉज जब कोई राइट का वायलेशन ही नहीं हो रहा है, ना किसी स्पेसिफिक पर्सन के राइट का वायलेशन हो रहा है, ना किसी क्लास ऑफ पर्संस के राइट का वायलेशन हो रहा है, तो फिर आर्टिकल 32 को इन्वोक करने का सवाल तो बिल्कुल उठता ही नहीं है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि यह जो जजमेंट है, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज करा, ये भी मुझे बड़ा ही डाउटफुल लगता है कि इसको हम जजमेंट बोल सकते हैं कि ऑर्डर बोलेंगे। बट मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब क्या यह इशू फाइनली सेटल हो गया है? क्या आगे इस तरीके के डाउट्स अब नहीं उठेंगे? आपका क्या सोचना है इसके बारे में? जी सुयश, वो कहते हैं ना नेवर से नेवर, कभी नहीं कहिए। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कभी नहीं उठ सकते, परंतु आर्टिकल 141 काफ़ी क्लियर है हमारा संविधान की, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उसके बाद उसके खिलाफ आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते, हर कोर्ट बाध्य है उससे, तो किसी और कोर्ट में तो आप जा ही नहीं सकते। और दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे तो ये जजमेंट है तो रेज जुडिकाटा की तरह अप्लाई करेगा, दोबारा आप सेम इशू को नहीं बार बार लिटिगेट कर सकते हैं। तो कोर्ट के हिसाब से तो ये खत्म हो गई है, परंतु आप इस जजमेंट में ही देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि इट हैज टू बी लेफ्ट टू द कॉन्शियंस ऑफ द जज कंसर्न्ड। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है और एनी लॉ इन दिस रिगार्ड ब्रॉट इनटू फोर्स।
जी। तो उन्होंने दो ऑप्शन छोड़े हैं कि एक तो वो जज डिसाइड करेगा, या अगर आगे कोई कानून आता है इस पे, तो इस पे जो है अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, अगर सुप्रीम कोर्ट का तो पार्लियामेंट बनाएगी, हाई कोर्ट में कानून पार्लियामेंट की बनाएगी, तो अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना देती है तो उस पर कुछ बात बन सकती है, बिगड़ भी सकती है, वो अपने आप अलग अलग चैलेंजेस पे आएंगी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। परंतु मुझे नहीं लगता कि अभी उस पर कोई डिस्कशन भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये मैटर सेटल्ड है पूरा, और इस पे अब कोई और बहस होना बस एकेडमिक इशू हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमने इस टॉपिक पे काफ़ी डिस्कस कर ही लिया है। एक चीज़ लेकिन आपने अभी जो टोका तो उससे मुझे ध्यान आया कि वो भी मुझे पूछ लेना चाहिए कि क्या आप इसे जजमेंट कहेंगे? ये तो एक पैराग्राफ का छोटा सा ऑर्डर लगता है, तो आप इसे जजमेंट कह सकते हैं क्या? जी, वैसे टेक्निकली तो इसे जजमेंट कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो अपलोड हुआ है डॉक्यूमेंट उसमें खुद ही ऑर्डर लिखा हुआ है। लेकिन जब इसके अंदर के कंटेंट्स हम पढ़ेंगे तो जो इसकी वर्डिंग्स हैं वो बड़ी अनइक्विवोकल और क्लियर हैं। कोर्ट ने कहा है कि इशू वेदर अ रिटायर्ड जज शुड एक्सेप्ट एनी ऑफिस और नॉट हैज टू बी लेफ्ट। हैज टू बी लेफ्ट मतलब उसको जज के विवेक पर ही छोड़ना पड़ेगा। एक कंक्लूसिव तरीके से बता रही है कोर्ट कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आप इसमें हम कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, और जो रिटायर्ड जज है वह स्वयं अपने विवेक से डिसाइड करेगा। सो इन दैट सेंस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जजमेंट भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि ये रीजनिंग भी दे रहा है। आर्टिकल 32 क्यों नहीं इन्वोक करा जा सकता है उसके लिए। सो यह जजमेंट भी बोला जा सकता है इन एकेडमिक सेंस, बट अगर हम इसको नॉर्मल सेंस में देखें तो ऑर्डर ही है यह फिलहाल। सो आई थिंक दिस इज ऑल आई हैव टू से। आपको अगर सौरभ कुछ और ऐड करना हो तो आप प्लीज बताएं। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा जजमेंट लगा। कोर्ट ने, जैसा मैंने पहले कहा, गागर में सागर वाली बात करी है, एक पैराग्राफ में पूरा का पूरा इशू सेटल कर दिया है। जी, बिल्कुल सही बात की आपने। बहुत छोटा सा जजमेंट है लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर की गई हैं और एक सर्टेनिटी आ गई है इस चीज़ पे, और अथॉरिटेटिव जजमेंट मैं तो इसे कह सकता हूँ। इसके साथ ही हम ये चर्चा को अब समाप्त कर सकते हैं। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जी, धन्यवाद।